brought to you by Biz Analyst. हम आ गए हैं फाइनली नेता नगरी के अंतिम सत्र में, वो वाला सत्र जिसमें हम चुनावी राज्यों की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड और गोवा की। उत्तराखंड कमल आप गए थे और घूम फिर के वापस आप दिल्ली भी आ गए। उत्तराखंड में चुनाव भी कंक्लूड हो गए हैं। मुझे पहले कुछ ओपनिंग मतलब आपसे रिमार्क चाहिए कि इस चुनाव का आपको लुक एंड फील वाइब आपको कैसी आई? निखिल ना जितना टूर रहा। हाँ। मैं इसकी एक वाइब आपको बताऊंगा तो आपको मतलब थोड़ा सा जब उत्तराखंड जाते तो आपको वहां का ना पहाड़ और प्लेन्स का एरिया को थोड़ा अलग, दोनों के वाइब अलग है, बहुत अलग है। आप प्लेन्स में घुसते हैं, हम भी यहीं से रुड़की होते हुए स्टार्ट किए, तो रुड़की बिल्कुल यूपी वाला इलाका है, तो आपको यूपी वाली फील आएगी। और आप पहाड़ में जाएंगे तो आपको दूसरी फील आएगी। पहाड़ में फिर वो गांव के स्तर की पॉलिटिक्स आपको सुनाई देती है कि लास्ट दिन आया वो और उसने हमको उसके बारे में ये बताया और फिर हमारा मत बदल गया। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप एग्जाम्पल से सबसे बेहतरीन समझ जाएंगे। हम एक पहाड़ की सीट पे गए, जब हम कुमाऊं पहुंचे और गैरसैंण पार करके, गैरसैंण राजधानी के मुद्दे के बारे में आप जानते ही होंगे, तो वो एक गैरसैंण लगभग एक गैरसैंण की एक लोकेशन भी ऐसी है ना कि आप बिल्कुल कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में स्थित है वो दोनों, तो आप उसको पार करते ही कुमाऊं और गढ़वाल इधर उधर हो जाते हैं। तो जैसे ही हम गैरसैंण पार किए और थोड़ा, हम पहले ही पहाड़ी इलाके में थे, पर वहां जरा रानीखेत के इलाके में और गैरसैंण के भी इलाके में हमें थोड़ा पहाड़ी लोगों से बात करने की हमें मिला मौका। तो वहां हमने देखा कि यार, वो बोला कि पिछली बार, मतलब एक कांग्रेस के विधायक हैं उस एरिया के, और वो बोले कि पिछली बार ना यार वो 365 सीट से जीते हैं, सॉरी 365 वोट से जीते। तो हमने पूछा यार क्यों, इतने ही वोट से क्यों जीते, या फिर मतलब उनका कहने का मतलब था कि इस बार मुश्किल है उनका, तो क्या क्यों? तो कहने लगे यार वो जो दूसरा वाला बंदा था ना, वो जीतता तो पक्का, पर लास्ट दिन पता चला कि जितना पैसा मिला था उसको बांटने के लिए वो अपने घर रखा है, इसलिए इस बार उसको वोट सीट नहीं मिली। तो गांव के लोग ऐसे अक्खड़ तरीके से बताएंगे कि एग्जैक्ट बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सीट में इतने इतने इतना पैसा बटा, या ये फैक्टर आया, ये रहा। जबकि आप थोड़ा प्लेन्स में आएंगे तो प्लेन्स में फिर वो बात थोड़ी महीन तरीके से होने लग जाती है कि चार धाम यात्रा, चार धाम प्रोजेक्ट है, या फिर मोदी धामी सरकार है, या फिर कांग्रेस की बात होती है चार धाम चार काम। तो थोड़ा सा एक पॉलिशिंग का अंतर है कि आप जितना पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में जाओगे वो एक रफ गांव देहाती तरीका समझ में आने लगता है पॉलिटिक्स के अंदर का, और प्लेन्स में थोड़ा बात फिर वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तरीके से की जाती। ठीक है। कमल, मतलब आपने, जब हम आपकी कवरेज को फॉलो कर रहे थे तो मतलब आपने वहाँ के जनजीवन को काफी मतलब उकेरा उत्तराखंड के, और वहाँ के जो छोटी छोटी मतलब नुआंसेस होते हैं वहाँ की लाइफ के, हमने खूब देखने को मिले, और उस पर हम आएंगे और आप फ्री भी लेंगे, आप अपनी बात रखिएगा कि आपको उसमें कैसे अनुभव हुए। एक चीज जिसको जो लोग आउटसाइडर्स हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को लेके, और उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, आबादी के हिसाब से भी 1 करोड़ के अराउंड वहाँ पॉपुलेशन है, ज्योग्राफिकली भी छोटा है, और नेशनल पॉलिटिक्स में उसका जिक्र तब होता है जब कोई बड़ा मतलब सो टू स्पीक कोई कंट्रोवर्सी वहां होती है। तो और जो सबसे रिसेंट चीज जिसको हमने देखा कि वहां बीजेपी ने मतलब 2 बार कोर्स करेक्शन किया, और वो भी टॉप लेवल पे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चेंज किया सबसे। तो इस चीज का कितना असर आपको ग्राउंड पे देखने को मिला? क्योंकि ये चीज बीजेपी को लेकर के, जब से बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है इस नए ब्रांड वाली, उन्होंने इस चीज पे बड़ा जोर दिया है कि यहाँ नेता नहीं पार्टी का वोट होता है, और इसीलिए आप वहां पे टॉप डाउन, वहां जैसे गुजरात में आप देख लीजिए, वहां पूरी सरकार ही नहीं बैठ गई है। लेकिन उत्तराखंड में जो कोर्स करेक्शन हुए, ये चुनाव के बड़े करीब हुए हैं ये दोनों। इसको लेकर के आपको किस तरह का फीडबैक मिला वहां लोगों से? कोर्स करेक्शन जो बीजेपी ने किया है ना, वो पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव, ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव दिशा में है, परंतु उसका एक थोड़ा सा आप देखेंगे कि धामी जी जो अभी उनके मुख्यमंत्री और जो चेहरा है, वो इससे पहले किसी भी प्रशासनिक पद पर नहीं थे, मतलब उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला कभी, कुछ नहीं, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है बहुत बड़ा। तो वो नेगेटिव कोर्स करेक्शन ये था कि जो पुराना बैगेज था उन्हें वो हटाना था। कोई ऐसा उम्मीदवार, उनको ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जिसकी वजह से नेगेटिव वोट कटे नहीं। उनको बीजेपी का जो मुख्य मुद्दा था कि हम एक ब्लैंक स्लेट के साथ भी जाएं, और उसमें हम एक, फाइनली मोदी जी आते हैं, श्रीनगर की रैली करते हैं, अल्मोड़ा में रैली करते हैं, और उनको उत्तराखंड में ये चीजें चलती, क्योंकि एक तो वहां बहुत सैनिक परिवार बहुत सारे हैं,
और एक वो एक एथनिक जुड़ाव जो मतलब हमने कई जगह ये देखा कि लोग ये बोल रहे थे, जैसे एक जगह खैरना करके एक जगह है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, एक छोटा सा कस्बा है, और वहां मोदी जी की वर्चुअल रैली हो रही है। तो वो वहां बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जो वो आए हैं, और वो हमने कहा कि आपके कौन हैं इस बार यहाँ से विधायक, तो कह रहे वो तो नहीं पता हमें, हम मोदी जी को देखने आए हैं। तो वो एक फैक्टर जो मुख्यमंत्री बदलने का फैक्टर था, वो मुझे लगता है, जो हमने बातों से ही पता चला, कि नेगेटिव कोर्स करेक्शन रोकने के लिए, कि हम एक नेगेटिविटी के साथ न जाएं, चाहे ब्लैंक स्लेट के साथ चले जाएं, और उसके बाद हम अब अलग अलग मुद्दों पे एक बड़े प्रचार के साथ और एक बड़े नैरेटिव के साथ हम एक कि राजनाथ सिंह की रैली होती है और सभी बड़े नेता पहुंचते हैं, उस हिसाब से हम वोट जमा कर लेंगे, और मोदी जी के नाम पे तो एक नरेंद्र मोदी के नाम पे एक वोट तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी चीज जो ये जो वाली चीज आपने कही ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री का कितना फैक्टर है, हमने 3 जगह ये बहस करी। मैंने बाद में कोशिश करी कि ये बहसें, मतलब जो हम यूजुअली बैठते हैं और बातें होती है पॉलिटिक्स की, उसमें एक ही चीज मैंने देखा कि एक जो क्वेश्चन मैं बार बार पूछ रहा था, क्यों पूछ रहा था पहले ये बताता हूँ। जैसे ही हम बात कर रहे थे, बात घूम फिर कर यूपी पे आ जा रही थी, और यूपी पे बात देहरादून में आए या हरिद्वार में आए या रुड़की में आए तो समझ में आती, क्योंकि थोड़ा मैं निखिल हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, 13 जिले हैं जो उत्तराखंड में हैं, जिनमें से 4 जिले ऐसे हैं जो मैदानी भाग है जहां ज्यादा, और 9 जिले ऐसे हैं जहां पर्वतीय ज्यादा भाग है। और सीटों का जो बंटवारा इस हिसाब से है कि 36 सीटें जो है वो 4 जिलों में बनती है, यानी जहां मैदानी जिले हैं वहां 36 सीटें हैं। परिसीमन की वजह से 2000 में जब राज्य बना तब 40 सीटें हुआ करती थी जो पहाड़ में बनती थी, और 30 सीटें जो हुआ करती थी मैदान में हुआ करती थी। फिर 2002 में परिसीमन हुआ, 36 सीटें चली गई मैदानी इलाकों में और 34 सीटें चली गई पहाड़ी इलाकों में। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें ये नजर आई कि लोग ये बोलते हैं कि हमने ये राज्य बनाया पहाड़ के लिए, कि ये पहाड़ का इलाका है, यहाँ हमें पहाड़ी दिक्कत है जो वो हमें मिलेंगी। लेकिन मुसीबत सबसे बड़ी यही खड़ी हुई कि जो सारी पार्टियां हैं, जो काफी एक जो बेसिक चीजों, ये पलायन से भी जुड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब विधायक साहब तो अभी आ रहे हैं, दिख रहे हैं, 5 साल तो ये आपको वहां दिखेंगे देहरादून में। मतलब देहरादून उत्तराखंड की राजनीति का एक ऐसा केंद्र हो गया है जो देहरादून सबसे एक सीमा पे लगा हुआ जिला है। तो उनको लगता है कि जो मैदानी भाग है वहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि मीडिया का भी कंसंट्रेशन वहीं रहता है कि मीडिया जाती है हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार को कवर करके आ जाती है। और पहाड़ी, और जो आपने मुख्यमंत्री का सवाल पूछा था, उसमें भी मैदानी क्षेत्रों में इस बात का फर्क पड़ता है। लोग ऐसा बोल रहे थे कि इन्होंने 3 बार बदल दिए। फिर एक कांग्रेस वाले से पूछो कि आपने भी तो 2 बार बदले हैं, तो वो बोलते हैं कि इन्होंने तो 3 बार बदले हैं। और इस टाइप के काउंटर चलते रहते हैं। वो बेसिक है, मतलब मैदानी इलाकों का रुड़की में सुना, हमने हरिद्वार में सुना, ऋषिकेश का भी कुछ इलाका इधर से जुड़ता है प्लेन्स से, हल्द्वानी, काशीपुर, खटीमा जो जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, या काशीपुर की सीट है, वो सब सीटों में ये बातें सुनाई देती है। परंतु पहाड़ में आप जाओगे ना, तो पहाड़ में बेसिक मुद्दा रहता है कैंडिडेट का। कई सीटें ऐसी हैं जहां आपको मैं बताऊं, एक सीट है जहां से जागेश्वर की सीट है, वो अल्मोड़ा जिले में पड़ती है। वहां से पिछली बार जो निर्दलीय विधायक खड़ा हुआ था, उसने मतलब जो वहां भी वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, वे उत्तराखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं, और उनको उन्होंने मतलब वो मात्र 350-250 सीटों से जीते हैं, और इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। मतलब सारा मुद्दा ये था कि उसको टिकट क्यों नहीं दिया। तो जो पार्टियां हैं वो सारा ये देखती हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीट है उस पे कौन जीत रहा है, पहाड़ी इलाकों में खासकर, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं, कई सीटें हैं, पुरुला की सीट है, कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार जो कांग्रेस से लड़ रहा था वो इस बार आपको बीजेपी से लड़ता हुआ दिखाई देगा, और इस बार जो बीजेपी से लड़ रहा है वो कांग्रेस से लड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पहाड़ी सीटों पर बहुत क्योंकि छोटे, आपको मैं एक और आंकड़ा दूं निखिल, 61% वोट जो 36 सीट 4 जिले जो मैंने मैदान के बताए वहां है, और जो 34 सीट है पहाड़ की, वहां केवल 39% वोट है। तो बहुत एक बड़ा इलाका है, फैला हुआ है, लेकिन लोग कम है। तो वहां इंडिविजुअल विधायक, क्योंकि और मार्जिन भी बहुत कम रहता है, 2000 में सीट निपट जाती है, मतलब ये वाला हिसाब रहता है पहाड़ी इलाकों में खासकर। तो वहां इंडिविजुअल विधायक की बहुत इस बात से फर्क पड़ता है कि वो कहाँ, इसलिए अल्मोड़ा जैसे जो एक बड़ा इलाका माना जाता है, बड़ा शहर है उत्तराखंड का, वहां पिछली बार जो बीजेपी के विधायक थे, मैं अगर गलत नहीं हूं,
मैं उनका नाम भूल रहा हूं, पर वो पिछली बार लड़े थे और जीते थे। इस बार उनका पत्ता काट दिया, और उनका पत्ता काट के कौन आया है? कैलाश रौतेला नाम के एक व्यक्ति हैं, बीजेपी के इस बार खड़े हैं। वो व्यक्ति हैं जो पिछले की पिछली बार यानी 2012 में या 2007 में, अगर मैं मिस कर रहा हूं, तो तब वो बीजेपी की तरफ से ही विधायक थे। तो बीजेपी ये देख रही है कि इस विधायक के, सरकार के प्रति नहीं, इस विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, कि लोग कह रहे हैं कि यार इसने सही काम नहीं किया, या ऐसी वाली बातें भी होती है कि इन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाया, तो बीजेपी वहां पर सीट बदल देती है। ऐसी कांग्रेस भी बहुत जगह करती है। तो और उसी सीट पर कांग्रेस में भी लड़ाई है कि कांग्रेस में एक पुराने जो विधायक रह चुके हैं मनोज तिवारी, उनको लड़ाती है, परंतु एक और उनका कैंडिडेट है जो बिट्टू कर्नाटक नाम से है, तो वो आते हैं और ये बात होती है कि अब ये इसका पत्ता काट रहा है या इसका पत्ता काट रहा है। तो जो लोकल पंचायत लेवल पंचायत, चूंकि पहाड़ जो गांव की बात होती है, वो पहाड़ का गांव और यूपी का गांव बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग मायने रखता है। तो जो पहाड़ की पॉलिटिक्स है वहां, ये जो पंचायत लेवल पे या गांव के लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, उसमें इस बात के बहुत मायने रहते हैं। फिर दूसरा जो मैं एक संदर्भ डालना भूल गया कि ब्राह्मण और ठाकुरवाद की पॉलिटिक्स भी बहुत रहती है। मतलब मुझे एक, जिन्होंने मुझे बताया, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि यार पिछली बार तो यहाँ से कॉल गए कि तुम ठाकुरों को जिताओगे, तो लास्ट दिन कॉल किया है, मतलब वो इस टाइप का बता रहे थे मुझे। तो ये फैक्टर भी बहुत मायने रखता है पहाड़ में। तो छोटी छोटी स्टोरीज, वैसे तो मैं बहुत इंटरेस्टेड, मैं पहली बार इलेक्शन कवर करने गया था, तो मेरी बहुत इंटरेस्ट था छोटी छोटी स्टोरीज में। मौका मिला तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। पर पॉलिटिक्स के लेवल पे मैंने देखा कि जो पहाड़ का पॉलिटिक्स है, उसका मैदानी पॉलिटिक्स से थोड़ा, उसमें एक मजा भी ज्यादा है। जो आम आदमी को मजा आएगा कि यार पहाड़ की जो छोटे छोटे इलाकों की पॉलिटिक्स हो किस तरीके से की जाती है, मजा हमको उसमें भी आया। पर ऑल इन ऑल ये भी स्थिति थी कि कहीं कहीं नेगेटिव वोट पड़ रहा था, पॉजिटिव वोट बहुत कम पड़ रहा था। जिस भी सीट पे जाओ ऐसा सुनने को बहुत कम मिला कि विधायक जी बड़े अच्छे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। अधिकतर ये सुनने को मिला कि यार इनको मौका दे दिया, अब उनको मौका देखते हैं। तो कई बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहां विधायक बड़े बड़े नाम है, कुछ वही रिपीट होते हैं। अदरवाइज आप देखोगे कि 5-5 साल में विधायक बदलते जाते हैं, पार्टी बदलती जाती है। उत्तराखंड की कई सारी सीटों में ये दिक्कत है। और चूंकि निखिल, एक बस कैवियाट जोड़ना चाहूंगा, आप कह रहे थे कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्यों नहीं आता मुद्दा, क्योंकि मुद्दा देखिए, अगर नेशनल पॉलिटिक्स, अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी की बात में उत्तराखंड की सारी मैदानी सीटें जुड़ जाती हैं। काशीपुर की बात करेंगे, काशीपुर से बगल में जसपुर पड़ता है, या यूपी का जो भी इलाका पड़ता है अगल में, बात कवर हो जाती है। लगभग वही मुद्दे हैं, गन्ना किसानों का मुद्दा है, लगभग वही मुद्दे रहते हैं। परंतु मुद्दे असली होते हैं उत्तराखंड में पहाड़ के, जो 9 जिले हैं, उन मुद्दों को कवर करना भी मुश्किल है। और वहां लोग, मतलब इस बार वोट परसेंटेज में भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मैदानों का है। सबसे जो लोएस्ट वोट परसेंटेज है वो 4 पहाड़ के जिले हैं या 4 पहाड़ की सीटें हैं। तो इसलिए चूंकि वहां तक एक करस्पॉन्डेंस है ही नहीं जो असली उत्तराखंड है, इसलिए वो स्टोरीज आ नहीं पाती। कमल, मतलब अगर इसमें ज्यादा आपको ना लगे तो आप जल्दी भी इसका जवाब खत्म कर सकते हैं। जो ब्राह्मण ठाकुर द्वैत जिसकी आप बात कर रहे थे, एक जिक्र आया, जिसका रेफरेंस आया, उसको लेके जैसे मैदान में तो वो एक बड़ा मतलब पॉलिटिकल इशू है कि और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में खूब डिस्कस भी होता है। जितनी भी पोजीशंस ऑफ पावर होती हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे विधायकी हो या जिला पंचायत हो, या यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स और डीन्स और वीसी कौन बनेगा उस तक के हो, तो वहां तो बिल्कुल नेक टू नेक चलता है। क्या पहाड़ में भी या उत्तराखंड में भी इस तरह का द्वैध आपको मिलता है? क्या वहां पे भी एक रेस है? क्योंकि जो 3 चीफ मिनिस्टर्स बने, उनके नाम को भी उस तरह समझने की कोशिश होती है कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत है, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। तो ये चीज, हाँ, दो उसमें एक तो ये है कि आपको गढ़वाल कुमाऊं में बैलेंस लगाना है। धामी जी देखिए कुमाऊं से आते हैं, तो दो गढ़वाल से बने हैं, तो एक कुमाऊं से चाहिए। ये मतलब एक बैलेंस देखिए। और दूसरी चीज एक और बात बताता हूँ, हरीश रावत की पूरी पॉलिटिक्स जो है, उनकी एमपी के दौर की, जो यूपी के दौर की पॉलिटिक्स है, वो संजय गांधी के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, वहीं पे उनका उभार हुआ। एक टाइम पे इंदिरा गांधी आती हैं, सर पे हाथ रखती हैं, कहती हैं यही होंगे अल्मोड़ा से, और अल्मोड़ा से जीतते हैं, लड़ते हैं ये कुछ। परंतु आप देखेंगे 2017 में उनकी सारी पॉलिटिक्स, वो अपना सारा टंटा बंटा लेके पहुंचते हैं हरिद्वार ग्रामीण से लड़ते हैं, 2 सीटों से लड़ते हैं और दोनों से हारते हैं। तो पहला बैलेंस जो बनाने की कोशिश की जाती है होती है कुमाऊं और गढ़वाल की, और दूसरा बैलेंस जो है ब्राह्मण ठाकुर में। उसका मैं, चूंकि बड़ी सी, मैं इंडिविजुअल सीट के एग्जाम्पल से आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा।
जो अल्मोड़ा की सीट है, चूंकि वो मेरा घर भी है, तो मुझे थोड़ा बेहतर तरीके से वहां बात करने में सुविधा हुई और ज्यादा लोगों ने खुल के बात की मुझसे। तो मैंने उनसे जब पूछा तो एक बात मुझे पता चली कि अल्मोड़ा और जागेश्वर की सीट में ऐसा है, आप अल्मोड़ा से अगर ब्राह्मण विधायक खड़ा कर रहे हैं तो आप हो ही नहीं सकता कि जागेश्वर से ब्राह्मण खड़ा कर दें, हार जाएंगे, जीत ही नहीं सकते हैं। मतलब आपको अगर आपको ये बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा कि अगर अल्मोड़ा सीट से आपका विधायक ब्राह्मण कोटरी से आता है या ब्राह्मण कोटे से आता है, तो आपका जागेश्वर सीट से ठाकुर कोटे से आएगा, या ये वो बैलेंस बना के चलता है। तो ये चीज जो ब्राह्मण ठाकुर वाली बात है ना, वो मैं बता रहा हूँ, वो पहाड़ में बहुत ज्यादा चलती है, बनिस्पत मैदान में भी चलती है, मैं मना नहीं करूंगा, परंतु लोग चूंकि खुल के बोलने के लिए तैयार थे पहाड़ में, तो मुझे उस बात का ज्यादा अंदेशा वहां पता चला कि उन्होंने मुझे बताया कि यार वो आए, मतलब वहां एक अल्मोड़ा की एक सीट, अल्मोड़ा की नहीं, मेरे ख्याल से वो चंपावत की एक सीट थी, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। चंपावत की एक सीट थी, वहां उन्होंने मुझे बताया कि यार इनके पिता गए, वो ठाकुर उससे आते थे, और उन्होंने बोला कि इनके पिता गए दिल्ली में बिजनेस बनाया और इस गांव के सारे लोगों को ले जाके अपने वहां सेट कर दिया। तो उनको ये याद रहता है कि मेरी कास्ट का बंदा गया और मेरी कास्ट के सारे लोगों को सेट कर दिया। तो जो आप बोल रहे थे कि नौकरी, क्योंकि पहले पुराने टाइम में, आज से 20-30 साल पहले, वो सरकारी नौकरी वाला हिसाब रहता था कि यार 10 साल सेट कर दो बंदे को, फिर परमानेंट हो जाएगा। तो ये लोग बहुत याद रखते हैं कि यार वो बंदा, और उनका नाम है, काफी टाइम से चल रहा है नाम कि। और उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब एक मतलब प्रपोर्शन के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं। ये सारे छोटे स्टेट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे स्टेट में भी एडमिनिस्ट्रेशन का साइज तो उतना ही बड़ा होता है जितना किसी बड़े स्टेट में होता है, तो बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। और जैसे हिमाचल के बारे में है ना कि वहां तो हर हर घर से एक आदमी सरकारी नौकर है। पहाड़ में मतलब उत्तराखंड में भी ऐसे ही है। उत्तराखंड में मैं आपको बताता हूँ एक जो आंकड़ा, मुझे ये मैं नाम लेना चाहता हूँ, अनूप नौटियाल जी मिले देहरादून में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो एक एम्बुलेंस सेवा से जब शुरुआत हुई थी उससे भी जुड़े रहे, और वो डेटा आधारित बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उन्होंने हमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड किए, उन्हीं के मद्देनजर मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने एक फैक्ट, मुझे एक जो डेटा प्रोवाइड किया कि 89 लाख वोटर हैं उत्तराखंड में, शायद पिछली बार की बात करोगे, लेटेस्ट डेटा शायद मेरे पास ना हो, और रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं 8.9 लाख, यानी हर 10 लोगों में से एक बेरोजगार युवक रजिस्टर्ड है, जबकि सब रजिस्टर्ड नहीं होते, निखिल आप ये भी जानते हो। करेक्ट। एक आखिरी रिपोर्ट जो हमारी मिली, उसमें एक व्यक्ति से हमने पूछा आप कौन है, तो वो व्यक्ति बोलता है मैं बेरोजगार हूं। वो व्यक्ति आके बोलता है, मैंने पूछा आप कौन है, तो आके बोलता है मैं बेरोजगार हूं। तो पहाड़ में ना बेरोजगारी की समस्या, तो दो, जो मैं पलायन की समस्या पहले कह रहा था, पलायन और बेरोजगारी की समस्या दोनों जुड़ी हुई है। हालांकि जो कुछ यूथ हमें मिला, वो बोल, जब हम उनसे पलायन की समस्या की बात कही, वो यही उसका काउंटर आर्गुमेंट मुझे बहुत चकित करने वाला था और बहुत यथार्थ सत्य था। उन्होंने कहा यार सर आप ये बताइए कि सारे उत्तराखंड के जितने नेता हैं, जितने बड़े लोग हैं, इन्होंने हल्द्वानी मतलब कुमाऊं के एरिया में, हल्द्वानी प्लेन्स का एरिया है, मैं समझा रही, रुद्रपुर प्लेन्स का एरिया है ये, हल्द्वानी रुद्रपुर काशीपुर का एरिया, प्लेन्स का एरिया, जहां ये कुमाऊं के रीजन के लोग, जैसे पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर, इस इलाके के लोग आसानी से आ जाते हैं कि अगर उन्हें प्लेन्स की तरफ जाना हो या नौकरी की खोज में हो, तो छोटी मोटी कंपनी का, बड़ी कंपनी सिटकुल का एरिया पूरा वहां स्थापित हुआ। तो वो लोग बोलते हैं कि यार इन लोगों ने तो जाके इनकी नौकरी लगी या इनके पिता ने पैसे कमाए, तो ये जाके सीधे हल्द्वानी में घर बनाते हैं और हमसे बोलते हैं कि हम पलायन न करें, या हमको नहीं चाहिए सुविधाएं। और बिल्कुल सही आंसर किया, कह रहा आप आइडियलिज्म लेके आते हो कि हम पलायन न करें, और आप खुद जाके वहां बैठ जा रहे हो। तो कह रहा जब तक है कि आप नौकरी छोड़ के, उन्होंने बड़े सीधे मुंह पे कहा कि आप नौकरी छोड़ के यहाँ आके कुछ करके नहीं दिखाते हो, तो आप हमें ज्ञान मत दो। मतलब उनकी बड़ी सीधी सी बात थी कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। और अंत में बचती है सरकारी नौकरी, बल्कि धामी सरकार की लास्ट के 6 महीने में जो एक बड़ी, क्योंकि वो एक टॉकिंग पॉइंट भी था, जितने हमने बीजेपी के सपोर्टर मिले, उन्होंने बोला कि देखिए उन्होंने 10,000 नौकरियां खोल दी। हर बंदा कहता है कि सर ये 10,000, पर ये तो इतनी ऑब्वियस सी बात है ना कि वो पॉइंट भी नहीं है कि हर सरकार के आखिरी 6 महीने 1 साल में सरकारी नौकरियां खुलती। हर सरकार में, कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, उससे पहले जितनी सरकार थी, उन्हें पता है कि ये नौकरियां खुलेंगी। जब लास्ट के उस टाइम पे लोग तैयारी पे जुट जाते हैं, सबको पता होता है कि नौकरियां आएंगी, पर वो नौकरियां कितनी हैं? आप 10,000 नौकरियां कहोगे, उनमें से 6,000 भर्तियां होंगी, 7,000 भर्तियां होंगी, वो 2.5-3 साल में चलती हैं। तो पहाड़ की ना निखिल बड़ी बड़ी
क्लीशे सी बात है जो मैं कहूंगा कि नौकरी नहीं है, पलायन नहीं है, बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, पर वो नौकरी ना होने की एक जो अभी एक और चीज जो कोविड के कारण थोड़ा परिवर्तन हुआ, जो कि मैंने कुछ पहाड़ के जगह देखा, जो थोड़ा बहुत जैसे सेंटर ऑफ एक पहाड़ में भी एक सेंटर शहर थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, वहां देखा कि नेट की अच्छी सुविधा मिल गई है, थोड़ा बेटर कि नेट की स्पीड अवेलेबल है थोड़ा, क्योंकि बैंगलोर से बच्चे आए कोविड के टाइम पे और 2.5 साल से घर पे रह के काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये लगा कि यार हम यहाँ रह के अब काम कर सकते हैं। अब चूंकि कोविड चला जाएगा, वो फिर दोबारा वहां चले जाएंगे, तो वो वापस चले जाएंगे, तो उनको ये लग रहा है कि यार मतलब क्योंकि माँ बाप अकेले रहते हैं, तो उनको लगता है किसी तरह बच्चे यहाँ रह जाएं। तो वो यूनिवर्सल समस्या है, पूरी इंडिया की समस्या है, वो मैं नहीं कहूंगा, परंतु पहाड़ में वो एक फैक्टर ये है कि लाइफ थोड़ा टफ है, और एक बार अगर आपको लाइफ, और चूंकि हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि वो बेटर लाइफ जिए, तो वो एक बार बेटर लाइफ की तरफ बढ़ता है, तो उसके लिए वापस जाना मुश्किल है, अवश्य मुश्किल है। पहाड़ की एक 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 जगह ऐसी नहीं थी जहां हमें किसी ने ये ना बताया गया कि यहाँ बच्चे का डिलीवरी नहीं हो पाती है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, 25 दिन के कोटा जमा हुआ है कि 25 अल्ट्रासाउंड से ज्यादा नहीं होंगे। एक्सरे मशीन है, उसमें कोटा लगा हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है बहुत बड़ा, अल्मोड़ा में खुद मेडिकल कॉलेज बनना है, श्रीनगर में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनना है, हम कई जगह हम जा नहीं पाए, लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर आइए यहाँ देखिए हाल क्या है। डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब उत्तराखंड में एक ये हुआ था शुरुआत में कि एमबीबीएस अगर सरकारी कॉलेज से आप करोगे तो 5 साल आपको पहाड़ में काम करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, आदमी आता है, एक जुगाड़ लगाता है और उसके बाद किसी तरह कुछ भी करके रहता है कुछ टाइम, पर मजबूरी में रहता है, अपनी इच्छा से कोई रहना नहीं चाहता है। मेडिकल कॉलेज भी बनता है तो उसमें उनकी शिकायत रहती है कि यार यहाँ यूपी के कोटे से या प्लेन्स के कोटे से लोग भर दिए जा रहे हैं, पहाड़ के लोग नहीं भर रहे हैं तो रहेंगे नहीं। तो और जो 10 ये जो मैं पहले बता रहा था जिन्होंने हमें पूरा डेटा मुहैया करा, उन्होंने हमको 10 उन्होंने सर्वे भी करा था और उन्होंने पूरा 10 पॉइंट बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट और सेकंड नंबर पे हेल्थ केयर है, और ये गैरसैंण की राजधानी का मुद्दा 9वें नंबर पे उन्होंने बताया, बिजली पानी का मुद्दा 10वें नंबर पे। तो एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ की समस्या खासकर पहाड़ में, आप सोचिए कि डिलीवरी करने के लिए आप गाड़ी भी नहीं, एक घर होता है पूरी ऊंची पहाड़ी पे होता है, वहां से एक औरत को आपको उठा के लेके जाना पड़ता है, वो सब बहुत एक गहन एक अलग सी समस्या है जो स्पेसिफिकली पहाड़ की है, क्योंकि मैदानों में आपको पैसे अगर खर्च कर लेंगे तो शायद आपको डॉक्टर मिल जाए, तो पहाड़ में वो भी अवेलेबल। ठीक है कमल, मुझे एक मतलब हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं इस सत्र के, मुझे समझना है कि एक सवाल भी आया था आपके लिए जब हमने आज निकलवाए थे सवाल, सोशल मीडिया पे ये बताया गया था कि आप लोग कवर करके आएंगे और आप लोग नेता नगरी में शिरकत करेंगे। तो हेमराज सिंह चौहान ने एक सवाल पूछा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है क्या, और जमीन पर कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है। इसका एक इस जवाब का एक हिस्सा हमने सौरभ से भी पूछा है, पूछेंगे। आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए कि आपको क्या दिखा, और कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करने के बाद में हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक नया एंट्रेंट है, आम आदमी पार्टी ने इस बार जैसे पिछली बार उन्होंने दिल्ली के बाद उन्होंने पंजाब को सीरियसली अटेम्प्ट किया था, अब इस बार गोवा में भी कर रहे हैं और उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट वहां पे एक सीएम फेज अनाउंस करके थोड़ा नर्वस ही कर दिया था वहां बाकी पार्टीज को। आपको क्या लगा कि आम आदमी पार्टी का कितना कनेक्ट है, मतलब जो पहाड़ की इंट्रिकेसीज हैं लाइफ की और पॉलिटिक्स की उसमें, वन, और कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर जो सवाल पूछा गया है उसका भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट पिछली बार से सुधरेगा, इस बात की इसमें कोई शक नहीं है, तो वो पिछला वाला हिसाब नहीं रहेगा 57 सीट वाला, वो तो तय है। तो कांग्रेस का प्रभाव पहाड़ में ज्यादा दिखा मुझे बजाय के मैदानों में। कांग्रेस में जो एक हमेशा एक शिकायत रहती है कि एंथुजियास्टिक नहीं है कार्यकर्ता, वो हमको जब हम देहरादून में थोड़ा, देहरादून भी नहीं कहें तो हरिद्वार रुड़की में हम गए, तो हमको भी लगा कि यार इनके कार्यकर्ता वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे बीजेपी वाले मिल रहे हैं। शायद हो सकता इसमें बायस भी हो सकता है कि मैं जहां गया हूं वो ना हूं वहां, परंतु ये मुझे दिखा कि जैसे ही हम मसूरी की तरफ बढ़े, जैसे ही हम ऊपर की ओर गढ़वाल की ओर चढ़े ऊपर को, तो वहां बड़े एंथुजियास्टिकली कार्यकर्ता आ रहे थे। हालांकि जो उत्तराखंड में मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा था कि एक बड़ा नेता कौन है आपका, कांग्रेस से नहीं, मैं उत्तराखंडियों से पूछा था आपका एक बड़ा नेता कौन है, तो बार बार घूम फिर के वो बड़े मजाकिया सेंस में एक ही बात कह रहे थे कि एक ही बड़ा नेता था और वो तो यूपी ले गया। तो वो वाली बात हो रही थी, आप समझ गए होंगे मैं क्या योगी जी की बात कर रहा हूँ। तो वो वही बात, वो यूपी की पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन ज्यादा हो रहा था। तो नेताओं के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत आंतरिक
टसल बहुत ज्यादा है, तो हालांकि उसका वैसा घाटा नहीं होने वाला है उनको, क्योंकि वो आंतरिक टसल अभी दिखाई नहीं दी बहुत तरीके से। हरक सिंह रावत आते हैं और वो पूरी बात होती है कि वो पिछले बार क्या क्या था, परंतु एक ऐसी चीज नहीं आती कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा छोड़ के चला गया है या ऐसा कुछ, तो वो आंतरिक टसल उस तरह से दिखाई नहीं दी है। मैं ये जवाब दूंगा, इससे संतुष्ट नहीं होंगे हमारे दर्शक की लड़ाई बड़े कांटे की रहने वाली है, मुझे ऐसा लगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। परंतु जीत हार का तय करना मुझे नहीं पता, परंतु मुझे इतना सा समझ में आया कि जितना हम पहाड़ की ओर बढ़े, कांग्रेस अपनी सिचुएशन काफी बेटर करती दिखाई दी और एंथुसियास्टिक कार्यकर्ता अच्छी तरह से एक लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे ये दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के बारे में आपने कहा, एक किस्सा मुझे याद आता है। हम काशी सिंह एडी जी का इंटरव्यू कर रहे थे, आपने उनका सवाल नहीं पूछा, वो फिर बिलक जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल एक पार्टी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसको उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के लिए एक लीड करने वाली पार्टी माना जाता है। तो हमसे उनका इंटरव्यू करने में थोड़ी सी लेट हुई, इस वजह से बहुत नाराज भी हुए, पर हमने कोशिश की और पहुंचे और किया। तो उनका जो जवाब था, उनका जवाब ये था कि एक दिल्ली से आया, मतलब शब्दशः बता रहा हूं, उन्होंने कहा दिल्ली से आया बनिया और उत्तराखंड में मुनीम रख गया है, और वो मतलब जो भी वो वसूली करने वाला है वो करके ले जाएगा। ये तो थी नेताओं की बात की, एक वो बाहरी वाला फैक्टर बार बार बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रहे थे। हालांकि मैंने बार बार पूछा कि कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का ना सीएम कैंडिडेट बाहर का है, ना एक भी कैंडिडेट बाहर का है, तो आप बाहर का क्यों कह रहे हो उनको? तो उनकी नजर में ये था कि अटैक करो उसको करके। कुछ सीटें थी जो कि मैं खासकर काशीपुर की सीट को देखा मैंने, वहां आम आदमी पार्टी काफी अच्छा लड़ रही थी। और प्रचार जो मुझे पहाड़ में दिखा आम आदमी पार्टी का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जो भाषा है, भाषा के लेवल पे कुमाऊनी भाषा में प्रचार कर रहे थे कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, झाड़ू बटन दबा दियो ऐसा कुछ कह रहे थे। कुमाऊनी भाषा में इसका मतलब होता है कि झाड़ू के पे बटन दबाना है, कुछ एग्जैक्टली राइम बना रखा था उन्होंने। छोटी छोटी मारुति 800 बुक करके, तो बीजेपी कांग्रेस की बड़ी अगर बुलेरो जा रही है तो छोटी छोटी 800 लगी थी। हालांकि किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत सब्सटेंशियल गेन करेगी, परंतु कुछ एंट्री करती हुई दिखाई दे सकती है इलेक्शन में, जो बहुत एक नॉमिनल होगा। परंतु उनकी लड़ाई में थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि वो हर सीट पे लड़ रहे हैं, तो एक बिल्कुल नई पार्टी होने के बावजूद वो हर सीट पे लड़ रहे हैं, खासकर पहाड़ों में, क्योंकि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन सीटों पे लड़ना कमोबेश आसान है, क्योंकि प्लेन्स की सीटें हैं। पर मैदानी सीटों में आप जाके प्रचार कर रहे हो, वो मुझे दिखा, कहीं भी ऐसा मैंने मिस नहीं किया कि आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर रही है। तो फिर मैं वही कि कितनी सीटें आएंगी वो मैं सब टिप्पणी नहीं कर सकता, ना मैं जानता हूं, मैं इतना बता सकता हूं कि कौन किस तरीके से लड़ते हुए दिखाई दिया। तो और आम आदमी पार्टी में एक और बात थी कि काफी सारे लीडर वहीं उत्तराखंड के लोकल जो पुराने कांग्रेस और बीजेपी के थे, वही लोग आए हैं। तो कुछ जान पहचान का सीट का असर, वोटों का असर पड़ेगा। बाकी जो जिसका समर्थक था वो हिसाब से उनको दूसरों को वोट कटवा बता रहा था कि बीजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस के वोट, ये बीजेपी के वोट काटने आए हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे थे ये बीजेपी के वोट, कांग्रेस के वोट काटने आए हैं। तो आम आदमी पार्टी का मतलब मुझे पहली बार चुनाव के हिसाब से अच्छा लगा कि जितना एक तीसरी पार्टी नहीं आती दिखाई दे रही है, कम से कम वो बड़ी बात।